नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी वार्षिकोत्सव से एक दिन पूर्व सनातन धर्म की रक्षा और प्रचार के लिए हनुमत जन्मभूमि किष्किंधा से रथ के साथ स्वामी गोविंदानंद सरस्वती अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर के सामने रथ के साथ गदा का पूजन राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास से कराया। यह रथ और गदा कुंभ मेले में 2 माह प्रयागराज में रहेगा। रथ के साथ चल रहे स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने कहा कि हनुमान जी की कृपा से आज राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन का सौभाग्य सभी को मिल रहा है। धर्म के प्रचार के लिए हनुमान जी आज अयोध्या से निकल रहा है। प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने गदा का पूजन किया। धर्म साम्राज्य की स्थापना के लिए यह गदा कुंभ मेले के बाद संपूर्ण भारत देश में भ्रमण करेगा। वहीं प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि सनातन विरोधी और धर्म विरोधियों के लिए उनका यह गदा देश में भ्रमण करेगा। रथ का पूजन प्राण प्रतिष्ठा के समय पहले किया जा रहा है। जय बोलो हनुमान महाराज की जय हो। अत्यंत प्रसन्नता की बात है, सनातन धर्म रक्षा करने के लिए भगवान की धरती मोक्षपुरी में श्रेष्ठ अयोध्या में रामलला की आज दर्शन सौभाग्य सब लोगों को प्राप्त हो रही है। ये हनुमान जी की कृपा से हो रही है। जैसे राम जन्मभूमि है, ऐसे हनुमान जी का जन्मभूमि है। अभी रामलला की कार्य में हनुमान जी धर्म प्रचार करने के लिए अयोध्या से निकल रही हैं। हनुमत जन्मभूमि किष्किंधा रथ यात्रा हनुमान जी साक्षात शंबल गया, वहां हनुमान जी का गद चला, धर्म साम्राज्य स्थापित हो रही है। ऐसे ही अभी संपूर्ण भारत देश में 12 साल हनुमान जी या रथ यात्रा करते हुए आज यहाँ पहुंचा। प्रधान पुजारी जी के द्वारा इस दिव्य श्रेष्ठ गद को पूजा हुआ। आज महाराज जी आज पूजा हुआ है, ये रथ कहाँ जा रहा है? ये देखिए, यहाँ से तो प्रयाग जा रहा है और ये रथ का जो उद्देश्य है, ये गदा का उद्देश्य है। जिस प्रकार से हनुमान जी ने इसी गदा से राक्षसों का विनाश किया था और जितने भी राक्षस थे सबको समाप्त किया था, उसी प्रकार से आज जो भारत विरोधी और सनातन धर्म विरोधी और जितने भी है धर्म विरोधियों के लिए ये गदा उन्हीं के लिए। प्रख्यात कवि कुमार विश्वास आज अयोध्या पहुंचे और एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कल राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की द्वादशी उत्सव में वह प्रस्तुति देंगे। अयोध्या पहुंचे कुमार विश्वास ने रामलला का दर्शन करके आशीर्वाद लिया और कहा कि मंदिर का निर्माण चल रहा है और वह अद्भुत है। अयोध्या में आने वाले भक्तों की संख्या है जो अद्भुत है। मेरे साथ ऐसा होता है हर बार, बहुत देर तक विग्रह के समक्ष हम नहीं रह पाते। मुख में बहुत देर देख नहीं पाता हूँ, आज भी आंखें बह निकली, ज्यादा नहीं देख पाया, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा। और आदरणीय चंपत राय जी और तमाम जो वहाँ काम कर रहे हैं LNT के मेहता साहब और टाटा कंसल्टेंसी के, उनके साथ भी मिले। मुझे लगता है विश्व भर में एक ऐसी तीर्थस्थली जो है अयोध्या, उसमें जैसा होना चाहिए था भगवान के पदार्पण की जगह, जैसे भी हम मनुष्यों से यत्किंचित संभव है प्रयास किया जा रहा है। मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है। सर, आपने प्राण प्रतिष्ठा का पहला वर्षगांठ भी मनाया, आप रामलला को जी, बहुत ही सौभाग्य का क्षण है कि कल भगवान के सम्मुख बैठकर ही राग सेवा करने का आदेश प्राप्त हुआ है। तो कल 2:30 बजे से साधु संतों की उपस्थिति में जो भी कविताएं लिखी हैं, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो कोई भी व्यक्ति अगर राम जी पर कुछ भी लिख लेगा तो वो कवि बन ही जाएगा। और राम जी की कहानी गाने का तो काम ही कवियों को मिला। सबसे पहले आदि कवि भगवान वाल्मीकि जी ने गाई, फिर हमारे बाबा तुलसीदास जी ने गाई, दक्षिण में महाकवि कंबन ने गाई और महाकवि कालिदास ने रघुवंशम के माध्यम से गाई, राधेश्याम रामायणी जी ने गाई, मैथिली शरण गुप्त जी ने गाई। उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण कर्मचारी संयुक्त संगठन की एक बैठक अयोध्या विकास प्राधिकरण के सभागार में संपन्न हुई। प्रांतीय अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह के नेतृत्व में प्रदेश के लगभग सभी विकास प्राधिकरणों के पदाधिकारी कर्मचारी बैठक में शामिल हुए।
अपर मुख्य सचिव आवास एवं शहरी नियोजन से मांग की गई कि प्राधिकरण में संविदा कर्मचारियों को विनियमित किया जाए। विकास प्राधिकरण अलग केंद्रीय कृत की सेवा नियमावली लागू करने की भी मांग हुई। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी ने बता दी हैं और मैं भी दोहरा रहा हूं कि सबसे प्रमुख समस्या जो है दैनिक वेतन वर्गचार संविदा कर्मचारियों को विनियमितीकरण, प्राधिकरण के सेवा कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा परिचर्या नियमावली, हमारी सर्विस सेवा नियमावली का प्रख्यापन और दैनिक वेतन वर्गचार कर्मचारियों को उनको दैनिक वेतन पर की गई सेवाओं को जोड़कर पेंशन का लाभ, ये हमारी प्रमुख मांगें हैं जो विगत कई वर्षों से लंबित चली आ रही और हम इसके लिए संघर्षरत हैं। अभी हमने पिछली गाजियाबाद में बैठक करी थी, आज अयोध्या में है, कल और कहीं करेंगे, जन जागरण करेंगे और इसके बाद हम जाकर के शासन के समक्ष भी अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। वृंदावन दोहरे प्रांतीय महामंत्री। 7 बिंदु प्रमुख है जिसमें ये 31 दिसंबर 2001 तक जो विकास प्राधिकरण में दैनिक वेतन वर्गचार संविदा पे कार्यरत हैं उनको विनियमितीकरण करने का, और दूसरा है अकेंद्रीय सेवा नियमावली। हम लोगों की सन 74 में प्राधिकरण गठन हुआ, 74 के बाद सने सने विभिन्न विकास प्राधिकरणों का गठन हुआ, लेकिन सन 74 सबसे पहले लखनऊ विकास प्राधिकरण स्थापित हुआ। उसके बाद वहाँ से आज तक हम लोग अकेंद्रीय सेवा नियमावली अभी तक प्रख्यापन शासन द्वारा नहीं किया गया, जबकि उसका प्रारूप सारी चीज़ें हम लोगों ने 4-5 साल पहले दे चुका हूँ मैं, और उस पर अभी तक कोई भी प्रख्यापन नहीं हुआ, ना कोई नीति बनी। केंद्रीय कर्मचारियों का बना हुआ है। तीसरा जो है चिकित्सा परिचर्या, कुछ प्राधिकरणों में हमने सदाकांत साहब। शहीद भगत सिंह स्मृति ट्रस्ट इकाई ने बार एसोसिएशन फैजाबाद के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का बार के अतिथि हॉल में माल्यार्पण कर शहीदों की तस्वीर लगाकर स्मृति चिन्ह अंग वस्त्र देकर स्वागत किया और बेहतर कार्य पूरा करने और अधिवक्ताओं की समस्याओं के लिए कार्य करने की बधाई दी। ट्रस्ट के चेयरमैन सत्यभान सिंह जनवादी ने बताया कि अधिवक्ता समाज का प्रबुद्ध वर्ग है। सामाजिक विकास में अधिवक्ताओं की भी भूमिका होती है। ये जो नई कमेटी है इसकी और भी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। अधिवक्ता समाज के सरोकार के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है, समाज और न्याय की कड़ी में मुख्य भूमिका निभाता है। इस मौके पर उपाध्यक्ष डॉक्टर नीरज सिन्हा नीर, शहीद शोध संस्थान के निदेशक सूर्यकांत पांडे, पूजा श्रीवास्तव, अजय बाबा, अखिलेश सिंह आदि मौजूद थे। शहीद भगत सिंह स्मृति ट्रस्ट के साथियों ने, पूरी टीम ने, जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, मंत्री और पूरी टीम, उन सभी का हम लोगों ने संस्था की तरफ से सम्मान किया है और इस आशा उम्मीद के साथ सम्मान किया है कि जो भी आम जनता है उनके समस्याओं के लिए, अधिवक्ताओं के समस्याओं के लिए ये लोग न्यायपीठ लोग काम करते हैं। और हम लोग का जो ट्रस्ट का मकसद भी यही है, जो भी समाज और देश के लिए करने वाले लोग हैं उनको हम लोग सम्मानित करके और एक संदेश के तौर पे जो अपना हमारा संदेश है उस संदेश को उनके तक पहुंचाने का काम हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने क्रांतिकारियों की तस्वीर, जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाक उल्लाह खां की फ़ोटो, उनका स्लोगन, ये तस्वीर हम लोगों ने उनको भेंट की है। विधानसभा उप निर्वाचन 2025 के अंतर्गत 273 मिल्कीपुर सुरक्षित विधानसभा में नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। नामांकन के पहले दिन 2 प्रत्याशियों ने 4 सेट में और 2 प्रत्याशियों ने 2 सेट में नामांकन पत्र लिया। नाम निर्देशन हेतु अंतिम तिथि 17 जनवरी है। इस बीच आज एसएसपी राजकरण नैयर ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन स्थल का निरीक्षण किया और यहां की सुरक्षा व्यवस्था की बाबत जानकारी ली। एसएसपी राजकरण नैयर ने ड्यूटी पॉइंट चेक किया और पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बता दें कि कलेक्ट्रेट गेट से नामांकन स्थल तक बैरिकेडिंग की गई है और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है। नामांकन दाखिल करने वालों को कलेक्ट्रेट के दक्षिणी गेट से प्रवेश मिल रहा है। आम लोगों का प्रवेश यहां से प्रतिबंधित था।
मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के न्यायालय कक्ष में नामांकन हो रहा है, जिसे सीसीटीवी कैमरे से पहले से ही लैस किया गया है। कि आज मिल्कीपुर उपचुनाव के नामांकन का पहला दिन है, तो यहाँ पे पुलिस के द्वारा जो भी हमारा नामांकन स्थल है, वहाँ पे जो भी माननीय चुनाव आयोग के निर्देश है, उसके क्रम में ड्यूटीज़ लगाई गई हैं। कहाँ पे गाड़ियाँ रोकनी है, कितनी गाड़ी आ सकती हैं, कितने प्रस्तावकों की आवश्यकता है, सभी संबंधों में मेरे और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा सभी पॉलिटिकल पार्टीज से और अन्य लोगों से वार्ता करके उनको बता दिया गया था। प्रेस में इसके बारे में जानकारी दे दी गई है। तो अब नामांकन, जब तक हमारा नामांकन चलेगा, लगातार निरंतर यहाँ पे पुलिस ड्यूटीज़ बनी रहेंगी ताकि सुगमतापूर्वक सभी लोग अपने नामांकन वो कर सकें। जिस तरह से जो क्या क्या देखिए, जो भी नामांकन के नियम है वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की, जैसा मैंने आपको कहा कि एक मीटिंग बुला करके उनको सभी दे दिए गए हैं। माननीय चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी सभी निर्देश उपलब्ध हैं और उसी को सभी को पालन करने के लिए कहा गया है। यदि कोई भी उनका उल्लंघन करता है तो उस हिसाब से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन आज 2 प्रत्याशियों ने जहां 4 सेट में पर्चा लिया, वहीं 2 प्रत्याशियों ने 2 सेट में पर्चा प्राप्त किया। अधिसूचना जारी होने के साथ साथ आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई, जो 17 जनवरी तक चलेगी। माना जा रहा है कि इस समय खरमास चल रहा है। हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार इस दौरान शुभ कार्य नहीं किए जाते। ऐसे में प्रमुख राजनीतिक दलों की ओर से 13 जनवरी तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाने की संभावना फिलहाल कम है। अभी भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी के नाम की घोषणा भी नहीं हो पाई है।